NFO न्यू फंड ऑफर। पिछले कई महीनों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे NFO बाजार में हमेशा ऑपरेट करते रहते हैं और एक कॉमन इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है कि वो किस NFO में पार्टिसिपेट करे, किस में पार्टिसिपेट ना करे। और कुछ कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि NFO क्लोज हो गया, शायद उनकी बस मिस हो गई। फ्रेंड्स, वैसे आज के दिन में केवल 5 ही NFO हैं जो बाजार में ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें से 2 HDFC के हैं, एक मेरे एसेट और क्वांट के हैं, और पांचवा है जो कल ही लॉन्च हुआ है 7 अगस्त 2023 को, वो कोटक म्यूचुअल फंड का है। इसका नाम है कोटक S&P BSE हाउसिंग फंड इंडेक्स। आज हम चर्चा करेंगे इसी कोटक S&P BSE हाउसिंग फंड इंडेक्स की, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस हम ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इफ यस, तो क्या हमें लमसम में जाना चाहिए या SIP या दूसरा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। कोटक S&P BSE हाउसिंग फंड इंडेक्स ये एक थीमेटिक फंड है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स है जो रेप्लिकेट करता है या ट्रैक करता है S&P BSE हाउसिंग इंडेक्स को। ये 7 अगस्त यानी कल 7 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हो चुका है और ये NFO क्लोज होगा 31 अगस्त 2023 को। इसका मिनिमम टारगेट जो है फंड सब्सक्राइब करने का वो 5 करोड़ है। यदि 5 करोड़ NFO के पीरियड में सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो 5 वर्किंग डेज के अंदर वो सारे अमाउंट जिन्होंने सब्सक्राइब किया है पहले उनको वापस कर दिया जाएगा विद इन 5 वर्किंग डेज। और यदि 5 वर्किंग डेज में वो नहीं रिफंड कर पाएंगे तो 15% इंटरेस्ट के साथ उसे वापस करना पड़ेगा। और यदि ये 5 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाता है तो सब्सक्राइबर्स को विद इन 5 वर्किंग डेज NFO क्लोज होने के 5 वर्किंग डेज के अंदर उनको यूनिट्स अलॉट हो जाएगा। और अलॉट जब होगा तो अलॉटमेंट के 5 दिनों के बाद ये फिर रीओपन होगा फॉर फर्दर सेल्स एंड रीपर्चेज के लिए। और पहला NAV जो डिक्लेयर होगा वो विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा बाय 11 PM रात के 11 बजे के अंदर। हालांकि ये फीचर्स इस स्कीम का कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए वैलिड है कि जिस दिन जो NAV जो डिक्लेयर होगा वर्किंग डेज को वो बाय 11 PM रात के 11 बजे तक वो डिक्लेयर उनको करना ही पड़ता है। और यदि वो नहीं करते हैं तो इन राइटिंग उनको बताना पड़ता है कि किन कारणों से वो NAV डिक्लेयर नहीं कर सके। इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कैम्स है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है दैट इज S&P BSE हाउसिंग इंडेक्स TRI। अब बात करते हैं हम इसकी एंट्री लोड और एग्जिट लोड दोनों ही नील है। ये ध्यान रखें, ये एक स्पेशल फीचर है। एग्जिट लोड भी नील और एंट्री लोड भी नील। और इनमें यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे आप तो कम से कम 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर ₹1 के मल्टीपल में। और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि फिर एडिशनल परचेस करना चाहते हैं तो वो मिनिमम होगा 1,000 और वो भी होगा उससे यदि अधिक करना चाहेंगे तो ₹1 के मल्टीपल में। और यदि आप SIP करना चाहते हैं तो कम से कम SIP का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ₹500 होगा और मिनिमम इंस्टॉलमेंट 10 होगा। यानी 10 से कम के इंस्टॉलमेंट का SIP इस केस में नहीं होगा, ना ही अमाउंट वाइज 500, ना ही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वाइज 10 से कम। और इसमें 2 प्लान है जैसे नॉर्मल सब में होते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शंस हैं ग्रोथ एंड IDCW। और इनका डिफॉल्ट प्लान जो होगा वो डायरेक्ट होगा और डिफॉल्ट ऑप्शन जो होगा वो ग्रोथ होगा। इसका मतलब यदि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में डायरेक्ट ही आएगा प्लान के उसमें, यदि उसको आप चाहते हैं रेगुलर करना तो रेगुलर करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करें इसका मतलब माना जाएगा कि आपने डायरेक्ट ही किया। उसी हिसाब से ऑप्शन इज ऑल्सो ए डिफॉल्ट ऑप्शन ग्रोथ होगा। वो IDCW के लिए आपको अलग से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि आप यदि कैश से चाहते हैं इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग इन स्कीम थ्रू कैश आर नॉट एक्सेप्टेड। ये यदि चाहते हैं कैश आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हाउस में या केम्स के ऑफिस में जाके कैश जमा करें और परचेस करें, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते।
और इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस, इसको ध्यान से सुनना, इट इज वैलिड फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड्स, ऑल द एएमसीज। इसमें कहते हैं कि यदि आप दो तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आइदर यू टेक द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर और सम एजेंट्स, और आप सीधा कर सकते हैं जिसको डायरेक्ट बोलते हैं। यदि आप किसी एजेंट्स का हेल्प लेते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेते हैं और उसके पास कोई वैलिड एआरएन नंबर है, एआरएन नंबर मीन्स एमएफआई रजिस्ट्रेशन नंबर, ये यदि है और आपका अमाउंट यदि 10,000 या उससे अधिक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लमसम के लिए 10,000 और एसआईपी के लिए भी 10,000, 10,000 यहाँ कमिटमेंट चार्ज है, मीन्स कमिटमेंट चार्ज ऑफ एसआईपी मीन्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट से, ये यदि 10,000 या उससे अधिक होता है, उस केस में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लमसम में 10,000 और एसआईपी में 10,000 या उससे अधिक, दोनों ही केस में 10,000 या उससे अधिक यदि होते हैं, और यदि आपने थर्ड पार्टी का हेल्प लिया हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लिया हुआ है, तो आपको, और उसके बाद यदि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 150 रुपए लगेंगे, और यदि आपने पहले किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको लगेंगे 100 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तभी लगेंगे जब आपने थर्ड पार्टी का हेल्प लिया, लमसम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट या एसआईपी का कमिटमेंट अमाउंट वो 10,000 या उससे अधिक हो, आप म्यूचुअल फंड में पहली बार कर रहे हैं तो 150 रुपए, यदि आप एक बार पहले कभी कर चुके हैं, दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए ये चार्जेस लगेंगे। नंबर 2, यदि आप 10,000 से नीचे आप किसी का हेल्प लें या किसी का हेल्प ना लें, उसमें कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। लमसम के केस में ये 150 या 100 रुपए जो भी होंगे वो वन शॉट में पहले ही बार जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसी टाइम वो चार्जेस काट लिए जाएंगे, जबकि एसआईपी के केस में ये अमाउंट 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में काटे जाते हैं। और मिनिमम रिडम्पशन यदि करना हो आपको, इस केस में आज परचेज कर लिया, 6 महीने, 5 साल, 2 साल के बाद आप रिडम्पशन करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम जो मिनिमम यूनिट्स होगा वो 100 यूनिट्स होगा या 1,000 रुपए होगा, या उस फोलियो में जो भी बैलेंस बच रहा है, इन तीनों में से जो भी लोअर हो वो आप रिडीम कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, कम से कम 100 यूनिट्स और मिनिमम 1,000 रुपीज, और बैलेंस यूनिट्स विच एवर इज लोअर, उतना ही रिडीम आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि ये इन्वेस्टमेंट जो ये फंड करेगा, ये 95% टू 100% इक्विटी में करेगा और 0 to 5% ये डेट में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस segment, this fund is unique opportunity for investors who is looking to capitalize to have the benefit of the potential growth in the housing sector in the business। मतलब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो ये सोचते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसका फायदा लेके अपने फंड को कैपिटलाइज कर सकें, जिनको ये उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर इंप्रूव करेगा, उसमें ये पैसे लगा के अपने फंड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ हाउसिंग सेक्टर बिजनेस की बातें हुई और हमने पहले ये बातें की हैं कि इनका बेंचमार्क जो है हाउसिंग इंडेक्स है। आज के दिन में हाउसिंग इंडेक्स में कुल 28 स्टॉक्स हैं, उसमें सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट है वेट है वो 5.46 एशियन पेंट का है, और उस 28 स्टॉक में सबसे कम वेट जो है वो वर्लपूल इंडिया का 1.03%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाउसिंग इंडेक्स जो बातें की हमने उसमें आज के दिन में 28 स्टॉक्स हैं उस इंडेक्स में, और सबसे अधिक वेट जो है एशियन पेंट्स का है 5.46% और सबसे कम वर्लपूल इंडिया का है 1.03%। अब बाकी जो 26 स्टॉक हैं वो 5.46 से लेके 1.03% के वेट तक हैं। और इसमें इंडेक्स में जो रिबैलेंसिंग होती है वो हाफ ईयरली होती है, और इन केस यदि हाउसिंग इंडेक्स में कोई रिबैलेंसिंग होती है, हाफ ईयरली जब भी होती है तो ये फंड जो है उसको एडजस्ट कर लेगा विद इन 7 कैलेंडर डेज में। फिर चूंकि ये इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड मतलब इट फॉलोज द हाउसिंग इंडेक्स, सो यदि हाउसिंग इंडेक्स में कोई रिबैलेंसिंग होती है तो उसका इंपैक्ट ये अपने कोटक म्यूचुअल फंड अपने फंड में विद इन 7 कैलेंडर डेज उसको इंपैक्ट में उसको इफेक्टिव कर देगा, या उसको उसी हिसाब से बैलेंस अपना फंड भी वो पोर्टफोलियो भी बैलेंस। अब इस फंड के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो और म्यूचुअल फंड से थोड़े से अलग हैं। जैसे
हम जानते हैं कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कई हैं, एसआईपी हैं, एसटीपी हैं, एसडब्ल्यूपी हैं। तो ये कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में जो इंस्टॉलमेंट होगा वो महीने के किसी डेट को आप चुन सकते हैं। मींस आप इंस्टॉलमेंट का डेट आइदर इन एसडब्ल्यूपी और एसआईपी 1 तारीख से लेके उस महीने के लास्ट डेट तक कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिसमें वो डिसाइड किए हुए हैं 1, 8, 15, 20 कुछ इस तरह से डेट किए हैं, लेकिन इसमें एक कर सकते हैं 1 से लेकर 31 तक कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इंस्टॉलमेंट जो है केवल मंथली और क्वार्टरली है। आप कहेंगे ये बताने की क्या जरूरत थी? फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी और एसडब्ल्यूपी ये डेली भी होता है, वीकली भी होता है, फोर्टनाइटली भी होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, लेकिन इस फंड में ये केवल मंथली और क्वार्टरली है। और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के लिए जब एसटीपी करते हैं ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। सो द डिफरेंस इज एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में जो ट्रांसफर होगा वो मंथली या क्वार्टरली होगा, महीने के किसी डेट को जो डेट आप सेट करना चाहें। और यदि एसटीपी यदि होता है तो वो आप डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। ये एक स्पेशल फीचर है, ये बहुत सारे में एसआईपी में भी डेली होता है। आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में ये अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी। आज 100 रुपए या 500 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, हो सकता है अगले साल बता दें कि आप 550 करेंगे, उसी एसआईपी में टॉपअप हो जाएगा और उसके नेक्स्ट मंथ से वो टॉपअप के हिसाब से कटना शुरू हो जाएगा। फ्लेक्सी एसआईपी, फ्लेक्सी एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, ये फ्लेक्स करता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, जिसको कि हम इस फंड में एसआईपी बोलते हैं। एक फ्लेक्स एसटीपी ट्रांसफर प्लान भी फ्लेक्स होता है, फ्लेक्सी एसटीपी जो एफएसटी बोलते हैं, मतलब हम चाहें तो इस महीने कम कर दें, अगले महीने अधिक कर दें। ट्रांसफर ऑफ आईडीसीडब्ल्यू प्लान स्विचिंग, आईडीसीडब्ल्यू प्लान इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, मतलब जो भी डिविडेंड आपको मिलेंगे यदि आप चाहते हैं कि वो डिविडेंड को स्विच कर दें किसी और फंड में, ये सुविधाएं भी इसमें हैं। ट्रिगर फैसिलिटी मीन्स यदि कोई पार्टिकुलर ट्रिगर को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 20%, 10% से कम होगा या अधिक होगा, तो क्या करना है, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये सुविधाएं इस फंड में है। और वेरिएबल ट्रांसफर प्लान वीटीपी, ये जितने ही तरह के प्रोडक्ट्स बताए इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कंसर्न वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की। इनके फंड मैनेजर, पहले फंड मैनेजर हैं देवेंद्र सिंघल, 45 ईयर्स एज है, पीजीडीएम फाइनेंस है। इनका 22 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में और 2015 से कोटक के साथ ये एसोसिएटेड हैं। और आज के दिन में इस फंड के अलावा 20 और फंड हैं जो कोटक के ही वो मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं सतीश दोनापति, ये 44 ईयर्स के हैं, एमबीए फाइनेंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनका फंड मैनेजमेंट में। 2008 से ये कोटक के साथ अटैच हैं, एसोसिएटेड हैं। और आज के दिन में कोटक के 16 फंड, इस फंड के अलावा ये 17वां फंड हो जाएगा, 16 फंड और ये मैनेज कर रहे हैं। और तीसरे हैं मिस्टर अभिषेक बिशन, 44 ईयर्स का ओल्ड, एमबीए फाइनेंस, 32 फंड ये आज के दिन में इस फंड के अलावा और मैनेज कर रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के। और ये 2006 से कोटक के साथ एसोसिएटेड हैं। अब हम बात करते हैं, ये कॉमन फीचर्स हुए हैं इस फंड की। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स की कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में क्या दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं, एक इस पे सर्वे हुआ है जो एनोरा ग्रुप ने किया है और उन्होंने ये देखा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हिंदुस्तान के जो टॉप 7 सिटीज हैं उसमें हाउसिंग यूनिट्स जो है 3.7 लाख यूनिट्स जो है 3.79 लाख यूनिट जो है वो सेल हुआ है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जो कि 36% अप है यदि कंपेयर करें हम 21-22 से। और यदि इसको वैल्यू में ट्रांसलेट करें तो ये वैल्यू आती है 3.47 लाख करोड़, जो कि 48% अप है यदि हम तुलना करें इसकी 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर से। और कुछ रीजंस हैं जो कि हाउसिंग इंडेक्स में जो बूम आया हुआ है या ग्रोथ, इतना फास्ट ग्रोथ है, उसका कुछ कारण हैं। पहला कारण है इसका कि एक ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ होम ओनरशिप। अब लोगों में यह भावना आ रही है कि हम किराए पर नहीं, हमारा अपना मकान हो। यह भी एक कारण है हाउसिंग सेक्टर में ये ग्रोथ होने का। दूसरा कारण है गवर्नमेंट का
फेवरेबल एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स है, इसके कारण भी इसमें ग्रोथ आ रही है। तीसरा कारण है तीसरा कारण है कि ऑफिस स्पेस का डिमांड स्पेशली अर्बन एंड सेमी अर्बन एकोमोडेशन में काफी बढ़ रहे हैं, इसलिए भी इस सेक्टर में काफी ग्रोथ है। और एक और सर्वे हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 2025 तक डेटा सेंटर्स के लिए जो एक्सपेक्टेड रियल एस्टेट डिमांड होगा दैट वुड बी 15 से 18 मिलियन स्क्वायर फुट। जनाब ये देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बाय 2025 the estimated demand for data center is expected to increase by 15 to 18 million square feet। मतलब ये सब कारण है जो ये बताता है कि हाउसिंग सेक्टर में आगे पोटेंशियल्स जो हैं अभी हैं। हालांकि इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, और वो चैलेंजेस केवल हिंदुस्तान के साथ नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना है। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और ग्लोबल रिसेशन प्लस जियो पॉलिटिक्स, यूक्रेन और रशिया का वार, कुछ अड़ोसी पड़ोसी में जो भी अशांति फैल रही है, उसके कुछ कारण हैं जो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। इट इज नॉट पर्टिकुलर विद दिस सेक्टर ओनली। और अब हम देखेंगे कि क्या इस सेक्टर में क्या ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड्स हैं। जनाब 4 एएमसी ने, ये 5वां एएमसी है, 4 एएमसी ने इस सेक्टर में ऑलरेडी फंड को लॉन्च कर लिए हैं। और सबसे पहला है एचडीएफसी का एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड। ये 5 साल 8 महीने पुराना है। इनका 1 ईयर का रिटर्न 29.08% है, 3 इयर्स का 29.59% है, 5 इयर्स का 12.06% है। दूसरा फंड है आईसीआईसी का, इनका ये 1 साल 3 महीने पुराने फंड है और इनका 1 साल का जो रिटर्न है इस 21.25%। और तीसरा है टाटा का टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड, ये 11 महीने पुराना है। इनका क्वार्टरली रिटर्न जो है दिसंबर 22 का 2.08%, मार्च 23 के क्वार्टर का -0.63% और जून का 16.58% है। और चौथा फंड है यूटीआई का, यूटीआई एसएनपी बीएसई हाउसिंग इंडेक्स फंड। जनाब ये ध्यान रखें, ये तीनों फंड जो है ये एक्टिवली मैनेज फंड हैं, और यूटीआई का ये फंड जो है इंडेक्स फंड है, और कोटक का जिस फंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो भी एक इंडेक्स फंड, ये मींस पैसिव फंड है। इसका मतलब ये लॉन्च होने के बाद आज के दिन में मींस आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस एनएफओ कुल 5 फंड्स हो जाएंगे हाउसिंग सेक्टर में, जिसमें से 2 होंगे इंडेक्स, 3 होंगे एक्टिवली मैनेज फंड। तो यूटीआई एसएनपी बीएसई हाउसिंग इंडेक्स फंड का जो 2 महीने पुराने हैं, जून में लॉन्च हुआ है, और इनका आज तक का मींस कल तक का रिटर्न 7 अगस्त 2023 तक का रिटर्न है 5.96%। फ्रेंड्स, अब बारी ये कंक्लूड करने की क्या हमें इस फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हाउसिंग के मेरे अपने ओपिनियन में काफी बेहतर दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हमें हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल यह होता है कि इस कोटक एसएनपी बीएसई हाउसिंग फंड इंडेक्स में किया जाए या इन चारों में से किसी फंड में किया जाए। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इन चारों का रिटर्न हमें लगता है कि काफी बेहतर दिख रहा है। हालांकि एचडीएफसी के जो 5 इयर्स का सीएजीआर है इट इज 12.06%, जो कि लगता है कि चूंकि 5 साल का है तो पिछले 3 साल का जो इनका रिटर्न है इट इज 29.59%। इसका मतलब पिछले 3 सालों में इस फंड ने अच्छा किया है, उसके पहले इन्होंने काफी बेहतर नहीं किया था। तो ये तो निर्णय है ये कि हमें हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब आपके पास ऑप्शंस इन चारों में से किसी एक में या कोटक में। तो सबसे पहले ये निर्णय लेने के पहले हम ये निर्णय ले लें कि हमें क्या लमसम करना चाहिए या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसटीपी ऑप्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन में लमसम तो कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास लमसम पैसे हैं तो आइदर यू गो फॉर एसआईपी और एसटीपी। इसके बारे में यदि जानकारी है आपको तो अच्छी बात है। यदि एसआईपी एसटीपी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें और उसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो यह निर्णय हुआ कि एसआईपी में जाना चाहिए, हाउसिंग सेक्टर में जाना चाहिए। अब इसमें जाना, इन चारों में से किसी एक में जाना चाहिए या कोटक में जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये दोनों का जो रेटिंग दिख रही है एचडीएफसी का या आईसीआईसी का और कोटक का, ये ऑलमोस्ट बराबर। तो ये आप कोटक में भी एसआईपी का कॉल ले सकते हैं। यदि आपको
इन चारों एएमसीज में से किसी और एएमसी से इमोशनल अटैचमेंट ना हो तो, लेकिन यदि आपको इस चारों में से किसी से इमोशनल अटैचमेंट है तो जिस एएमसी से आपका इमोशनल अटैचमेंट है उसका कॉल ले सकते हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय हमेशा आपका रहेगा, इसको ध्यान रखें।